राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? साथियों, एक बार पुनः हम आप सभी के इस बीच उपस्थित हैं। मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है और फिजिक्स की क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन मैटर एंड स्टेट्स जो है, परिचय द्रव्य व अवस्थाएं, इस अध्याय को हम यहाँ से समझना प्रारंभ कर रहे हैं। आई होप चीजें आप तक विधिवत और व्यवस्थित पहुंच रही हैं। चलिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पहले अध्याय के दौरान हम वो कौन-कौन सी बातें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस पहली ही क्लास में हम ये देख लेंगे कि कौन-कौन से अध्यायों को हमें कवर करना है। हम पहले ही आपको चर्चा कर चुके हैं, आपसे बता चुके हैं कि साइंस की जो है 3 जो है वो धाराएँ हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी, इनसे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिजिक्स हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। अब जो केमिस्ट्री है, जो हमें देखना है, और उस केमिस्ट्री के वो कौन-कौन से पोर्शन हैं, वो कौन-कौन से अध्याय हैं, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सभी को कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हम वो कौन-कौन से अध्याय हैं जिनको यहाँ से अपन कवर कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जो अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं, परिचय द्रव्य व अवस्था, इंट्रोडक्शन मैटर एंड स्टेट्स। दूसरा चैप्टर रहेगा परमाणु संरचना का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। द थर्ड विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, धातुएं एवं उनके यौगिक, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स के बाद धातुएं एवं उनके यौगिक के बाद अधातुएं एवं उनके यौगिक, यानी कि नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। उसके बाद कार्बनिक रसायन में आ जाएंगे, हम कार्बनिक यौगिक देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी हम समझेंगे। एयर एंड वाटर, वायु और जल को समझेंगे। फ्यूल, कंब्यूजन एंड फ्लेम, ईंधन, दहन व ज्वाला। और उसके बाद आखिरी, मानव जीवन में रसायन। तो आप याद रखना कि सबसे ज्यादा अगर जो चीजें पूछी जाएंगी आपसे, वो रहेंगी आपकी किस अध्याय से। सबसे ज्यादा आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं, उन अध्यायों को भी आप पहले देख लें कि सबसे ज्यादा जो जाने वाले जो चैप्टर हैं, जहां से ज्यादा चीजें होती हैं। एक तो याद रखना, डे टू डे लाइफ से चीजें जो है ज्यादा आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला ही टॉपिक जो है, परिचय द्रव्य एवं अवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है। परमाणु संरचना से भी क्वेश्चन आएंगे। तत्वों के वर्गीकरण, अम्ल, क्षार व लवण, धातु एवं यौगिक और अधातु एवं उनके यौगिक, यहाँ से ज्यादा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से, है ना, और मानव जीवन में रसायन, यहाँ से इतने में आपका बहुत ज्यादा पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका परिचय द्रव्य एवं अवस्थाएं। इस टॉपिक में भी, इसको हमने कितने भागों में बांटा है वो भी जरा हम देख लें। इस टॉपिक में भी हम वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके विषय में आपको अध्ययन कराएंगे, बड़े ध्यान से समझना, है ना। सबसे पहले हम द्रव्य एवं द्रव्य के कण पढ़ेंगे। मैटर एंड पार्टिकल ऑफ मैटर देखेंगे। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं हैं, है ना। रासायनिक आधार पर भी है और भौतिक आधार पर है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस, है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर उसके अलावा विसरण, एक प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन क्या होता है। द्रव्य की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है, अंतर परिवर्तन होता है, वो हमें समझना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण तो ऊपर, हम यहाँ जब द्रव्य की अवस्थाएं देखेंगे, तो यहाँ याद रखना, द्रव्य का हम भौतिक वर्गीकरण तो जरूर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य से संबंधित जो द्रव्यमान पारिभाषिक शब्दावली है, मास रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है, उसको हम समझेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। रासायनिक संयोजन के जो नियम है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो देखेंगे। और अंत में मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट जो है, उसको भी हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करें। ठीक है। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। और चलिए, तो हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चीजों को समझने का प्रयास यहाँ से हम करेंगे। क्या है, तो कुछ चीजें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपसे चर्चा करूंगा, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा।
एक जो मैंने हैंड रिटन चीज यहाँ पर आपके सामने रखी है, उसको पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। मैंने जो हैंड रिटन चीजें आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए की है, देखो केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान है, बेसिकली इसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, है ना। केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ केमिकल करते हैं, रसायनों का अध्ययन जो है यहाँ पर हम करेंगे, है ना। इसी के अंदर हम पदार्थ की स्टडी भी करेंगे, सब्सटेंस की स्टडी भी करेंगे, स्टडी ऑफ सब्सटेंस भी ये होता है ना। और यहीं पर हम द्रव्य जो होता है, या जिसको हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन, उसके गुण, उसके डेली यूज और उसका नेचर जो है वो क्या है, वो सारी चीजों के विषय में हम केमिस्ट्री में समझते हैं कि एक पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण, उपयोग, प्रकृति, इसको डिटेल वाइज हम जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं या रसायन विज्ञान के जो पिता हैं, उनको किसे कहा जाता है। ध्यान रखना कि रसायन विज्ञान के जो पिता है वो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो याद रखना उनका नाम है लेवोशियर। क्या नाम है? लेवोशियर, ध्यान रखना। ठीक है। अब एक छोटी सी बात तो हम समझते ही हैं, एक छोटी सी बात तो हम सभी समझते हैं कि हम चीजें पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको जो बताया कि देखिए केमिस्ट्री जो है, रसायन जो है, विज्ञान की वो शाखा होती है, हमने आपको बताया, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का रासायनिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, पदार्थों का संगठन यानी कि कंपोजिशन, पदार्थों के गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज, और उनकी जो पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उनके जो परिणाम हैं उनकी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच encompasses the study of chemical structure, composition, properties of substance, and their mutual chemical reaction and their consequences, and we can say their results. ठीक है, ये रसायन विज्ञान होता है। मूल रूप से हम यही चीजों का अध्ययन केमिस्ट्री में करते हैं कि किसी पदार्थ का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, उनकी म्यूचुअल केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या है, उनकी मैंने कहा उनकी आपसी जो म्यूचुअल केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है, इन सब चीजों की स्टडी जो है केमिस्ट्री में हम करते हैं। हमने जो अभी शॉर्टकट में आपको बताया था वो इसलिए मैं कुछ जो हैंड रिटन नोट्स वहां पर इसलिए रखा कि अगर आपके पास ये पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो सीधा वो बस देख लेना। ये याद रखना कि 18वीं शताब्दी में ये फ्रांस के एक रसायन शास्त्री थे, एक केमिस्ट्रियन थे फ्रांस के, जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। जिनका नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर। उनको बेसिकली आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री उनको कहा जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एंटोनी लेवोजियर जो हैं उनको आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री उनको माना जाता है ना। ध्यान रखना क्यों उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी। और रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति है बेसिकली मिस्र में पाई जाने वाली एक मिट्टी है जिसका नाम था चेमी, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। चेमी जो शब्द है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काला होता है। केमी जो शब्द है उसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आगे जब पढ़ेंगे कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो भी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए लेवोजियर, केमिस्ट्री, इन सब चीजों का रिलेशन जो है हमने ऊपर देखा वो कहीं ना कहीं मिस्र से हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान का जो जन्म हुआ था वो मिस्र में हुआ था। केमिस्ट्री वाज बोर्न इन इजिप्ट। और जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अगर किसी को कहा जाता है तो एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और अब छोटी सी एक बात जो याद रखना वो ये है कि जब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना, तो केमिस्ट्री को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। हम अपने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से हम तीन भागों में केमिस्ट्री को हम देखते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ओवरऑल आप जो पूरी विज्ञान पढ़ रहे हो, ये रसायन विज्ञान, वो इन तीनों हिस्सों में आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। कुछ चैप्टर जो है आपके भौतिक रसायन के अंतर्गत आएंगे, कुछ चैप्टर कार्बनिक रसायन में आएंगे, कुछ चैप्टर अकार्बनिक रसायन में आएंगे। अब ये चीजें क्या कहलाती है शॉर्ट में समझ लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री इन द सेंस क्या है
फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो अणु होते हैं ना, जो एटम्स होते हैं, उनके जो भौतिक गुण हैं, उनकी जो भौतिक संरचना है, उनकी जो रासायनिक संरचना है, तो भौतिक रसायन के अंतर्गत, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो अंडर दिस अंडर फिजिकल केमिस्ट्री वी we study about the physical properties of molecules and the effect of their chemical structure on physical structure is conducted. Additionally, this branch also studies the rate of chemical reaction, photochemical effects and etc. बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, अथवा उनके जो आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का जो अध्ययन होता है, वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर म्यूचुअल और रिएक्शंस विद अदर एलिमेंट्स इज कंडक्टेड। उदाहरण के तौर पर जैसे ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फ्यूल, प्लास्टिक, फूड एडिटिव्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटसेट्रा। ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत इन चीजों का आप अध्ययन करो, जहां पर मूलतः कार्बन की बात आप करते हैं। जहां मूल रूप से आप कार्बन की चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आती है अगली अकार्बनिक रसायन। देखिए केमिस्ट्री के फिर वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, देखो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी होती है, लेकिन मूल रूप से हम अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में ही बांटते हैं। फिर होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत कार्बनिक नहीं, सभी अकार्बनिक और गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो होते हैं तथा निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है। तो अंडर दिस द स्टडी ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक एंड नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड इनएनिमेट सब्सटेंस इज कंडक्टेड। उदाहरण के तौर पर जैसे धातु है, खनिज है, सेल है, रेडियो सक्रिय तत्व है, मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड सो। तो ये तीनों पार्ट्स में हमने आपसे चर्चा करी, स्टडी इसमें हम करेंगे। तो केमिस्ट्री के विषय में हमने आपको बता दिया, ठीक। तो बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट केमिकल्स, वी विल स्टडी अबाउट सब्सटेंस और वी कैन से मैटर, है ना, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखो प्रकृति जो होती है, जरा समझना, प्रकृति की अगर हम बात करें, नेचर या जो प्रकृति होती है, ये 2 प्रकार की होती है। प्रकृति विजिबल भी है, दृश्य भी है, और इनविजिबल भी है, यानी कि अदृश्य भी है। इनविजिबल जो प्रकृति है वो एनर्जी है, वो तरंग है ना। अदृश्य प्रकृति जो होती है, नेचर जो है, इनविजिबल फॉर्मेट में अगर हम नेचर की अगर हम बात करें, नेचर के 2 फॉर्मेट है, ए विजिबल और बी क्या होता है, इनविजिबल। इनविजिबल फॉर्मेट में अगर हम नेचर को देखते हैं तो वो क्या है, एनर्जी है, वो क्या है, ऊर्जा है। लेकिन जब हम विजिबल फॉर्मेट की बात करते हैं तो वहां पर सब्सटेंस की चर्चा हम करेंगे, वहां पर हम पदार्थ की चर्चा करेंगे। तो पदार्थ क्या है, दृश्य प्रकृति के अंतर्गत आता है, जिसको हम देखते थे, है ना। तो पदार्थ प्रकृति का वो घटक है जिसको हम अभी आपको पढ़ाएंगे, जो स्थान घेरता है, दिखाई देता है, जिसमें वजन होता है, भार होता है, ये हम सब चीजें समझाएंगे। इसके विषय में यहाँ पर अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा छोटी सी एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि देखो कोई भी जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, मतलब एक पदार्थ में बहुत सारे अणु जो है वो होते हैं, और ये अणु या तो पास पास होंगे या तो दूर दूर होंगे, यानी इन 2 अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस होगा। अणु अगर पास पास होंगे तो इनका इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और अणु दूर दूर है तो इनका इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक, ठीक है।
अणुओं के बीच की दूरी होगी, अंतराणुक दूरी, उस पर इन पर उन दोनों अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल होते हैं कहते हैं, आईएमएफ। तो पदार्थ पर इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतराणुक दूरी और अंतराणुक बल, इनका प्रभाव पड़ता है। उसके आधार पर पदार्थ जो है ठोस, द्रव या गैस होते हैं। ध्यान, बहरहाल ये अणुओं के बीच की बात है। पदार्थ जो होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी यहाँ पर कहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे अणु जो हैं पास पास या दूर दूर होते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अणु की। ये अणु जो होता है, ये अणु बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से, अणु जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। छोटे छोटे परमाणु जो होते हैं इस अणु के अंतर्गत। तो हमने यही चीज समझी कि देखो भैया, एक छोटी सी बात समझ में आ गई, एक छोटी सी बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई आपको? कि आपने क्या देखा कि भाई पदार्थ जो है वो अणु से मिलकर के बना है। अणु जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और एक जो परमाणु होता है उसकी भी संरचना अपने आप में कुछ ना कुछ होती है। उसको हम समझेंगे। परमाणु के अंदर हम जाएंगे तो उसके भी छोटे छोटे कण होते हैं। परमाणु जो होता है, जैसे एक परमाणु हम यहाँ पर बना लें तो ये परमाणु जो है ये भी बहुत सारे कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों से मिलकर के क्या होता है, ये बना हो। वो चीजें क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ओवरऑल इतना समझ लो कि पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर के बना है, सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने हो। तो एटम जो है ये भी कुछ मौलिक कणों से मिलकर के बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बेसिकली जो पीछे हमने आपसे चर्चा भी करी कि पदार्थ क्या है, उसको हम यहाँ समझते हैं, डीपली थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो पदार्थ, सब्सटेंस और वी कैन से मैटर, ये क्या चीज है, इसको हमें समझना है। तो वह वस्तु जो स्थान छेके या स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वो पदार्थ है। विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, दैट इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा है, पानी है, गैस है ना, एयर, वाटर एंड गैस एटसेट्रा। पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। ठीक है, पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। दो चीजें हमने यहाँ आपको समझाई कि एक, पदार्थ जो है वो क्या करता है, स्थान घेरे। दूसरा, उसमें क्या होता है, भार होता है। या दूसरे शब्दों में हम कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अन्य परिभाषा में अगर हम जाएं, कि देखिए कि द्रव्य वह है जिसमें भार हो, जो आयतन ग्रहण करे, मतलब जिसमें क्या हो, जिसका आयतन भी हो। ठीक, भौतिक प्रतिरोध हो, जड़ता का गुण हो, ज्ञानेंद्रिया जो हमारी होती हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके द्वारा उसका अनुभव किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से मैटर इज दैट विच हैज वेट, occupies volume, possesses the properties of physical resistance and inertia, and can be experienced through sense organs. उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ के। कुल मिलाकर के अब अगर हम ये आपसे कहें कि बताइए द्रव्य के लक्षण क्या हैं, what all are the characteristics of matter, तो उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। हमें ये समझना होता है, देखो कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो द्रव्य है, ये बहुत ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और वो ऐसे कण होते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इन कणों के बीच इन कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, इंट्रा मोलिकुलर स्पेस इसको हम कहते हैं। वही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी भैया। ये जैसे हमने कहा था ये कोई पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है, इस प्रकार से थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा करी थी, है ना। ये बहुत सारे, हमने आपसे कहा था अणुओं से मिलकर के ये पदार्थ बना है। अब अगर हम दो अणु यहाँ निकाल लें, एक अणु ये है और एक अणु ये है, ये दो अणु जो हैं इनके बीच में एक क्या है, स्पेस है, स्थान होता है, या इनके बीच में कुछ क्या होती है, दूरी होती है। उसको हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं,
अंतरा आणविक स्थान या इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है उनको कहा जाता है। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर स्पेस। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां आप ये भी याद रखने के ये जो कण होते हैं ये भैया निरंतर गतिशील होते हैं। अब चूंकि निरंतर गतिशील है इसका मतलब है इनमें गतिज ऊर्जा है। ठीक, अब निरंतर गतिशील है, इनमें गतिज ऊर्जा है। These particles are continuously in motion, meaning they possesses kinetic energy। और तापमान अगर बढ़ेगा तो इनके कणों की गति भी क्या होगी, तेज होगी। अब चूंकि तापमान बढ़ा, कणों में गति तेज हुई, इसके कारण की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही मैंने कहा, as temperature increases the motion of particles accelerates, causing their kinetic energy to increase as well। ध्यान रखना, ये जो कण है ये हमने आपसे कहा ये मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। और चूंकि ये गति में होते हैं तो मैंने कहा इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो वैसे ही वैसे मैंने आपसे कहा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये अपना स्थान छोड़ेंगे, है ना, ये भी होती है। और एक चीज और, ये कण जो होते हैं बंधे इसलिए रहते हैं क्योंकि एक बल काम करता है जिससे एक दूसरे को आकर्षित, है ना? तो ये कण जो है एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उस आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहा जाता है, जो इन्हें एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है इन दो कणों के बीच में जो है वो है, बात ध्यान से सुन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स अंतरा अणुक आकर्षण बल जिसको हम ध्यान रखें, जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और ये जो आकर्षण बल है इसका सामर्थ्य जो है अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरीके का होता है। ठोस में आईएमएफ अलग होगा, द्रव में इंट्रामोलिकुलर फोर्स अलग होगा और गैस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स अलग होगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स वेरीज इन डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे आईएमएफ की अगर हम बात करें कि ठोस की बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव के अणुओं के बीच में उससे कम, और गैस में ये सबसे कम होगा। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से कम, और गैस में आईएमएफ सबसे। और याद रखना जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है ये निर्भर करता है, इसके कारण इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो निर्धारित होती है। समझ रहे ना, अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, कम। और अगर ये कम है ना, कमजोर है, आकर्षण बल कमजोर है, अणु एक दूसरे को कम ताकत से खींचेंगे तो अणु ज्यादा दूर दूर रहेंगे, यानी उनके बीच की दूरी है वो ज्यादा रहेगी। ये निर्भर करते हैं बिल्कुल एक दूसरे पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ध्यान। तो ये हमने आपको अभी क्या समझाया, द्रव्य के कुछ लक्षण होते हैं, पदार्थ के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में हमने अंतरा आणविक स्थान, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, है ना, गतिज ऊर्जा की चर्चा करी। अणुओं के बीच में हमने क्या कहा, निरंतर ये गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है ना, उस पर तापमान का इफेक्ट होता है, ये भी बताया। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल भी इसका एक गुण है। ठीक है, अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ठोस द्रव गैस को हम समझेंगे, लेकिन अभी उसके पहले थोड़ी सी और चीजें मैंने कहा था देखना है। द्रव्य की अगर हम बात करें, द्रव्य में कुछ पार्टिकल होते हैं जो मूल रूप से हमने आपसे कहा था क्या, दो मूल रूप से अणु जो द्रव्य में आप पाए जाएंगे, एक होगा परमाणु और दूसरा हो जाएगा अणु। वो हमने पहले ही आपसे चर्चा करी थी क्या, कि भैया देखो कोई भी पदार्थ है, हमने आपको बताया था ये छोटे छोटे अणु से मिलकर के बना होता है, और अणु जो है ये परमाणुओं से, परम अणु
परमाणु से मिलके बनता है। फिर बाद में फिर हम परमाणु की बात करेंगे, अन्य कणों से मिलकर के बना होता है। तो वही हमें मालूम है कि पदार्थ है, अणु है और परमाणु है। तो द्रव्य के जो मूल जो मुख्य कण निकलेंगे, जो जिनको हम ज्यादा देखेंगे, वो हो जाएंगे मेनली टू टाइप्स के हैं, परमाणु है और अणु है। अब ये परमाणु क्या है, अणु क्या है, दोनों को हम समझते हैं। ठीक है, दोनों को हम समझ लेते हैं छोटे छोटे रूप में, जितना मुझे आता है उतना बहुत। देखिए, एक परमाणु की अगर हम बात करें, एटम की अगर हम चर्चा करें, तो ये क्या है? एटम शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एटोमोस, उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है अविभाज्य। का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। ठीक है। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस, विच मीन्स इनडिविजिबल। विच मीन्स इनडिविजिबल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो परमाणु। मतलब इससे छोटा टुकड़ा नहीं होगा। परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं, ये ध्यान रखना। ये परमाणु, ठीक। तो हम कह सकते हैं तत्व का, किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। ध्यान रखना, the smallest particle of an element that may or may not exist independently and exhibits all its chemical properties, for example participates in chemical reaction, is called तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सके और नहीं भी रह सके, और उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को क्या करे? प्रदर्शित करे। किसके? तत्व के। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहता है। परमाणु जो है, ये यही है वो चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग। अब याद रखना भैया, अलग अलग तत्व प्रकृति में विद्यमान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म ये अलग अलग होते हैं। द masses and the chemical properties of atoms of different elements are different। भाई, अलग तत्व होगा, उसका परमाणु अलग होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, याद रखना। ठीक है। ठोस पदार्थ है, ठोस में भी कई पदार्थ होते हैं, है ना। जैसे आप ऐसे ले लो, जैसे हीलियम लिया, हीलियम के परमाणु अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु अलग होंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे। तो तत्व अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो डिफरेंट इसलिए है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, और वो अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनका जो मूल रूप से अगर हम कहें परमाणु, वो अलग सिस्टम। ठीक है। अब परमाणुओं से मिलके जो बनता है वो है अणु। अणु के विषय में देख लेते हैं। परमाणु जो होता है वो अणुओं से मिलके बना। अणु क्या है? साधारणतः अणु जो है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आपस में रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जनरली ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय केमिकल। याद रखना, अणु जो है केमिकल बॉन्ड्स से, है ना, जुड़े हुए मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है। हाँ, एटम्स का ग्रुप होता है। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं अणु जो है किसी तत्व का अथवा किसी यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये तत्व के नहीं, ये पदार्थ के, किसके? पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। याद रखिए। लेकिन एक छोटी सी बात, क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ क्या समझ में आ जाना चाहिए?
अब भी मैंने बताया भैया, एक होता है अणु, है ना, ध्यान से, एक होता है अणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल, यही बताया। और ये मिलके बनता है परमाणुओं से, परमाणुओं से मिलके बनता है एटम से। ठीक। अणु जो है, मैंने कहा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेता। कौन? अणु। ध्यान रखना। जबकि परमाणु जो है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब जब हम अणुओं की बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना भैया, अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमो एटोमिक, होमो एटोमिक, जिनको हम सम परमाणविक कहते हैं। और दूसरे होते हैं हेट्रो एटोमिक, जिनको हम विषम परमाणविक कहते हैं। होमो एटोमिक उदाहरण, एच एच से बना H2, ओ से बना O2, N2 NN से बना N2, ओ से बना O3, बिल्कुल एक जैसे। तो समझना क्या कह रहा हूं, कि जैसे H2, तो ये H प्लस H से बना है। ऑक्सीजन O प्लस O से बना है। N2 N प्लस N से है। और O3 O प्लस O प्लस O, मतलब एक जैसे परमाणुओं से बना है। वो ध्यान रखना, ये है होमो एटॉमिक। ये क्या बना रहे हैं? होमो एटॉमिक से बेसिकली बेसिकली तत्व बन रहा है। तत्व यानी कि एलिमेंट। क्या बन रहा है? एलिमेंट, तत्व बन रहा है। ध्यान रखना। देखो, एच, एच क्या है? सिंगल कुछ नहीं, H2 है हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 O3 ओजोन नाइट्रोजन। ये तत्व बन रहे हैं नहीं? और जब हेट्रो एटॉमिक की हम बात कर रहे हैं, तो एन विषम परमाणु, एक नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के तीन। तो यहां देखो, ये नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन के तीन, H2O, है ना। H2O क्या बन गया? हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक। तो ये क्या बना रहे हैं? NH3 क्या बन गया? H2O क्या बन गया? ये कंपाउंड बना रहे हैं, ये यौगिक बना रहे हैं, ये एलिमेंट नहीं बना रहे। तो अणु अगर होमो एटॉमिक रूप में एकत्रित हो रहे हैं, तो दे आर मेकिंग एलिमेंट, वो तत्व बना रहे हैं। और हेट्रो एटॉमिक तरीके से, विषम परमाणु तरीके से अगर मिल रहे हैं, तो वो कंपाउंड बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, या हम यौगिक भी उनको कह सकते हैं। एक छोटी सी चीज याद रखना, है ना। सम परमाणिक तत्व होता है, विषम परमाणविक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। ये डीपली हम आपको समझाएंगे। तो वही मैंने आपसे कहा, अणुओं के प्रकार की अगर हम चर्चा करें, काय की चर्चा करें? अणुओं के प्रकार। तो ए, अणुओं के प्रकार की अगर हम बात करें यहां, तो ए सम अणु के तत्व होते हैं, और बी विषम अणु के तत्व। सम अणु के तत्व और विषम अणु। आइए इनको हम समझते हैं। होमो मोलिक्यूल्स, और वी कैन से मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। विषम अणु के तत्व, यहां ध्यान सुनना, क्या लगा? सम अणु मतलब तत्व के अणु। होमो मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। फिर विषम अणु मतलब यौगिक के अणु, मतलब हेट्रो मोलिक्यूल्स, और वी कैन से मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ एलिमेंट रहेगा, यहाँ कंपाउंड रहेगा। इसी तो छोटी बात है, याद रखना। सम अणु क्या है? तत्व के अणु में। समझिएगा जरा, वो हाईलाइट कर दे, तब ज्यादा उचित रहे। जरा ध्यान से, सम अणु अथवा तत्व के अणु, होमो मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, ये बेसिकली है क्या?
बताइए जरा। अब भी आपको समझाया हमने, सर ये तत्वों के अणु हैं। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, दैट आर कंपोज्ड विद सिंपलर टाइप ऑफ एटम्स। मतलब इसमें एक जैसे अणु होंगे, जो पीछे भी हमने आपको समझाया। कैसे भैया, O प्लस O ये क्या बना देगा, O2। N और N दोनों एक से परमाणु हैं, क्या बना देगा, N2। H प्लस H इससे क्या मिलके बन रहा है, H2 हाइड्रोजन। सिंपल सी बात। फिर पीछे बताया था O प्लस O प्लस O, 3 बार O मिलेगा तो ओजोन। ये तत्व बना रहा है, याद रखना इतनी सी ध्यान। ठीक है। और यहीं पर एक छोटी सी बात जो काम की है आपके, वो याद रखना भैया, किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणु हैं, उनकी जो संख्या है, उस संख्या को अणु की परमाणुकता या एटमोसिटी कह देते हैं। ये भी आप याद। द नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। जैसे अभी अपन ने समझाया, क्या समझाया कि भैया जैसे ऑक्सीजन है, जैसे अपन ने क्या समझा, ऑक्सीजन O2, इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि O O 2 से मिलकर के बना। फॉस्फोरस P4 P4 इस तरीके से लिखे, इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सल्फर S8 है ना, सल्फर सल्फर की परमाणुकता कितनी हो जाएगी भैया, 8 हो जाएगी। याद रखना इसकी एटमोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आप समझ गए भैया, एटोमिसिटी या परमाणुकता क्या चीज कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। कि अणु की परमाणुकता या एटोमिसिटी किसको कहते हैं, वो भी हमको याद रखना है, और परीक्षा की दृष्टि से काम में आएगी ना, याद रखना। ठीक? पूछे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है, परमाणुकता सर 2, O प्लस O 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है। फिर आते हैं अगले अगले महोदय। इन महोदय का क्या नाम है, इनका नाम है विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जिनको हम। मतलब क्या है, इन अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। ध्यान से सुन लेना, यौगिक है तो निश्चित अनुपात होगा, मिश्रण में अनिश्चित होगा। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे अलग अलग, परंतु एक निश्चित अनुपात में होंगे। इन दीज molecules, atoms of different elements are joined in definite ratio। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ते हैं एक डेफिनेट रेशियो में, उसको हम विषम अणु के तत्व के अणु के तत्व के। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर, क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये एक निश्चित अनुपात 1:8 में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये समझेंगे हम बाद में, जब तत्व यौगिक और मिश्रण आपको बताएंगे। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन यानी कि N और हाइड्रोजन यानी कि H, ये भी एक निश्चित अनुपात में है, NH3 है ना, वो अनुपात 14:3 है। अब ये 14:3 क्या है, द्रव्यमान अनुपात है ना, वो हम समझेंगे वो कैसे आता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में है, 3:8 में, और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में इसी अनुपात में रहेगा। जल जो है, चाहे 1 बाल्टी लो, चाहे 10,000 लीटर लो, कितना भी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:8 होगा। अमोनिया में हमेशा 14:3 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ये रेशो हमेशा 3:8 होगा। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। तो ये आपको लग रहा होगा ये चीजें परीक्षा में आएंगी कि नहीं आएंगी, आप क्वेश्चन मिला लेना। परीक्षा में बिल्कुल बेसिक चीजों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, खास करके टीचिंग एग्जाम्स, वहां पर बड़े तरीके से इस चीज को पूछ लिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले, क्या यहाँ तक का काम आपका फिक्स है, आई मीन टू से, समझ में आया है? फिक्स का मतलब ये है
चलिए, अब हम पदार्थों के वर्गीकरण को यहां से समझ लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण हम दो तीन प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम दो टाइप से करते हैं। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण हम करेंगे, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, उसको भी हम समझेंगे, रासायनिक वर्गीकरण। ठोस, द्रव और गैस के रूप में हम भौतिक वर्गीकरण में इसको बांट लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। और प्योर सब्सटेंस और वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस, इस फॉर्मेट में इसको दो तरीके से बना। तो रासायनिक वर्गीकरण में तत्व, यौगिक और मिश्रण आता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और मिश्रण मतलब मिश्रण, ये तीन। अगर वैसे अगर देखो तो ये ए को बी और इसको हम सी कह देंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण भी तीन प्रकार का है। तत्व ए, यौगिक बी और मिश्रण सी, है ना। और छोटे रूप में डिवाइड करना है तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं, और अशुद्ध में मिश्रण होते हैं। फिर थोड़े से और रूप में हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, कि भैया तत्व जो है वो दो प्रकार के देखेंगे आप। मेटल पढ़ेंगे और नॉन मेटल पढ़ेंगे, यानी धातु और अधातु पढ़ेंगे। यौगिक यानी कंपाउंड, ये दो प्रकार के पढ़ेंगे आप, कार्बनिक और अकार्बनिक, वी कैन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिश्रण, ये भी दो प्रकार का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, यानी कि सजातीय और विजातीय, इस प्रकार से इसको भी समझा जाएगा। तो ये पदार्थों का वर्गीकरण है जो हमें पूरी केमिस्ट्री में ये दिखाई देगा। एक और स्लाइड आपको उपलब्ध कराई है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें है। भौतिक वर्गीकरण में थोड़े से और गहराई से इसमें दिया गया है। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन संघनन है, और एक और है फर्मियोन संघनन। हाँ, ये पांच छह प्रकार से है। ठोस, द्रव, गैस को हम डीपली पढ़ेंगे। फिर प्लाज्मा भी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 1920 में इरविन लेगमुइर, अमेरिका, प्लाज्मा के संबंध में चर्चा करी थी, खोज करी थी। और अब देखना, कभी वो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, नियोन बल्ब होता है, उसमें इसका यूज होता है। फिर बोस आइंस्टीन संगणन, बोस सत्येंद्र नाथ बोस भारत के, आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के, इन दोनों ने मिलकर के इस एक सुपर परमाणु खोजा था। तो चूंकि इन दोनों ने खोजा था, बोस ने और आइंस्टीन ने, तो इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसका नाम पड़ गया था। इसको बीईसी भी कहा गया, इसको बीईसी भी कहा गया। ध्यान रखना, ये हम थोड़ा सा डीपली आपको जाएंगे, पढ़ाएंगे। 1995 में खोजा गया था। ठीक। फर्मियोन संगणन, दोबारा एस दबोरा एस जिनू, जो अमेरिका के थे, 2003 में उन्होंने इसकी खोज की। ये हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू आपको इसका दे रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार से हम देखेंगे। दो प्रकार से, एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट्स होते हैं और यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट में हमने आपको मेटल और नॉन मेटल की बात करी, और कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की चर्चा करेंगे। मिश्रण भी समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन, और विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसको हम देखेंगे। ये पूरी केमिस्ट्री में अभी इतना पढ़ना आपको बाकी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो चूंकि शुरुआत है, तो हम अपने बिल्कुल भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण से शुरुआत करेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित है। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, सब्सटेंस हैव बीन मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। वो तीनों कैटेगरी जो है वो कौन कौन है? पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव यानी कि लिक्विड, जो थर्ड वन है वो है गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीन कैटेगरी हम इसमें रखें। ठीक है। और द्रव्य की ये जो अवस्थाएं हैं, द्रव्य की ये तीनों अवस्थाएं हैं, इनमें उपस्थित अंतरा आणविक बलों, इंट्रा, इनके अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो अंतरा आणविक स्थान में विभिन्नता के कारण होती है। इंट्रा
मोलिकुलर डिस्टेंस, इसमें इनमें क्या होता है, अंतर होता है। इनमें क्या होता है, अंतर होता है। और इसी अंतर के कारण, इसी अंतर के कारण, इसी डिफरेंस के कारण ये प्रॉपर्टीज जो है होती है, ये मुख्य रूप से। तो ठोस द्रव और गैस में विभिन्नता का अगर कारण है तो वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर स्पेस या इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक। और इसी के कारण बहुत सारे गुण जो हैं चेंज। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ठोस की, सॉलिड्स की चर्चा करते हैं। पहले मैं वही कहता हूं, मैं पहले अपने स्तर से आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। तो ठोस क्या होता है, जैसे इस टाइप से, ये मान लो पत्थर है कोई, इसमें जो इसके जो अणु हैं, इसमें जो इसके क्या है, अणु हैं, ये बहुत पास पास, बहुत ज्यादा। और उसका कारण ये होता है कि इनके जो अणु हैं ये बहुत पास पास हैं। ये दो अणु हम निकाल लें, अणु जो है ये क्या होते हैं, इनका जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है अणुओं के बीच में, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, अंतरा अणु बल जो है बहुत तेज होता है। ठीक। वो अंतरा अणु बल बहुत ज्यादा है, इसके कारण इनका इंट्रा मोलिकुलर डिस्टेंस जो है, अंतरा अणु दूरी जो है, ये बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत कम होती है। इनके जो अणु हैं ये बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अणु जो है बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पास। वही मैंने कहा, अब जब अणु बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो इनका आकार और आयतन जो है क्या होगा, इन दोनों चीजों के कारण इनकी जो डेंसिटी है, अणुओं की क्या है, डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा होता है। अणुओं का जो घनत्व जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। और इनकी साइज और वॉल्यूम इसी कारण से, कि साइज और इनकी वॉल्यूम, आकार और आयतन, इसी कारण से क्या होता है, निश्चित होता है, क्लियर होता है। भाई मैंने कहा द्रव्य की इस अवस्था में पदार्थ जो है उसका निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित आयतन है और निश्चित आकृति है। इन दिस स्टेट ऑफ मैटर सब्सटेंस हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। उदाहरण, हम लकड़ी, मेज, पेन, किताब, यानी कि वुड, टेबल, पेन, इनको आप देख लीजिए, ये निश्चित आकृति, निश्चित आकार रखते हैं, जिसके कारण इनको ठोस कहा। वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि ठोस में जो अवयवी कण हैं, इनके बीच अंतरा आणविक स्थान जो है बहुत ही कम है। लेकिन ये इसलिए कम है क्योंकि इनका अंतरा आणविक बल जो है ये बहुत ज्यादा प्रबल है। पहले ही हमने बताया कि इन सॉलिड्स द इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अंतरा आणुक बल जो है बहुत ज्यादा तेज है। तो अणु जितनी जोर से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे उतनी पास पास रहेंगे, और जितने पास पास रहेंगे इसका मतलब उनके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत ज्यादा घनत्व तो रहेगा, तो निश्चित और आकार और निश्चित आकृति रहेगी, निश्चित आयतन रहेगा। ये छोटी सी बात जो है आपको समझना थी बस। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके अणु, इनके अवयवी कण जो हैं, परमाणु हम कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी कैन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है कैन नॉट मूव बट कैन ओनली ऑस्किलेट अराउंड देयर मेन पोजीशन। इनके जो अवयवी कण हैं वो गति नहीं कर सकते, लेकिन ये केवल अपनी जो माध्य अवस्था के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। गति क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे कारण ये है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है ना, इनका घनत्व जो है क्या है, बहुत ज्यादा हाई है।
घनत्व तो हाई क्यों है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई है यार, और इसी कारण से ये ठोस जो है असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है, कठोर है यानी कि रिजिड है, अर्थात निश्चित आकार है और निश्चित आकृति है। दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मींस दे हैव डेफिनेट शेप एंड फॉर्म। ठीक है, और वही कारण आगे भी बनता है कि चूंकि प्रबल अंतरा आणविक बल है और उसके कारण ये बहुत अधिक सघन है, हाईली डेंस्ड है, और चूंकि हाईली डेंस्ड है इसी के कारण इनका गलनांक जो उच्च है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ड्यू टू strong molecular force solid are highly dense and have high melting point, high melting। तो बेसिकली ठोस के विषय में हमने क्या समझा भैया? आपको क्या समझाया? थोड़ा बहुत तो समझा पाए होंगे हम, कि नहीं आया समझ में? अरे सर आया हो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो देखो, निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित आयतन है, निश्चित आकृति, डेफिनेट मास वॉल्यूम और शेप, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम, लेकिन हमने कहा अंतरा आणविक बल जो है बहुत प्रबल है, इंट्रा मोलिकुलर स्पेस जो है फुका है, वेरी स्मॉल है, बट इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये अगर नोट्स बनाना तो ये चीज शॉर्ट में आप लिखना अगर चाहें। ठीक, फिर हमने क्या कहा कि जो अवयवी कण है ना, वो गति नहीं कर सकते। ठीक है, वो गति नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, बट केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, देयर मीन पोजिशन। और इसी कारण से ठोस असंपीड्य है, कठोर यानी कि रिजिड है, मतलब इनका जो आकार और आयतन है वो एक निश्चित है, डेफिनेट शेप और फॉर्म, निश्चित क्या रखते हैं? आकार और आकृति। प्रबल अंतराणविक बल है और उसके कारण अधिक क्या है? सघन है, हाईली डेंस्ड है, और इसी कारण से उच्च गलनांक इनका होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ठोस का होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं ठोस द्रव और गैस में, जो हमने पीले कलर से आपको यहाँ पर किए हैं। जब भी आप इसके नोट्स बनाएं तो यही पॉइंट पूरा कच्चा चिट्ठा ना लिख करके यही पॉइंट आप लिखें। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई होप सो देयर वुड बी नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आप बात करते हैं द्रव। द्रव क्या चीज है? लिक्विड क्या चीज है? हमने आपको बताया था, द्रव में ये होता है कि अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी दूर होती है, थोड़ी थोड़ी अणु क्या है होते हैं इसके, दूर होते हैं, तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है? लिक्विड। ठीक है, तो ये अणु हैं, याद रखना, ये क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है थोड़ी सी ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? क्या, इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है ठोस की अपेक्षा उतना तो नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक है, और उसी कारण इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पास तो नहीं होते, कम सघन होते, कम सघन होते, ध्यान, ठोसों की अपेक्षा कम रहे। तो वही मैंने कहा, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था पदार्थों की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, पदार्थों की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन हाँ आयतन निश्चित। इन दिस स्टेट सब्सटेंस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, बट डेफिनेट वॉल्यूम जरूर उसका है, याद रखिएगा। का कारण हमने आपको बता दिया। ये जिस पात्र में रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेंगे, जैसे जल है उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर याद रखना, पानी की हम बात करें, पानी है, तेल है, दूध है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये आप गिलास में रखो, गिलास की साइज के हो जाएंगे, थाली में रख दो, थाली की साइज के हो जाएंगे, है ना, बड़े कटोरे में रख दो, उसका साइज ले लेंगे। तो इनका आयतन बराबर है, लेकिन क्योंकि अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर हैं, तो ये उतने ज्यादा सघन नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा अंतराणु बल तेज नहीं है जितना ठोस में है, उतना ज्यादा फोर्स वो काम वहां नहीं करता। पात्र की आकृति कुछ भी हो, सभी स्थितियों में द्रव द्रव जो हो ऊपरी सतह पर बराबर रहेगा, ये भी ध्यान है। ठीक है, जैसे
सॉस, ऑयल, हनी, वाटर, मिल्क, ये सब लिक्विड होते हैं, ध्यान रखना। याद रखना, द्रव जो होते हैं ये बहते हैं, लिक्विड्स जो है ये फ्लो होते हैं और आकृति परिवर्तित कर लेते हैं, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये उतने तो कठोर नहीं है जितने ठोस हैं। दे आर नॉट रिजिड, उतने ज्यादा रिजिड नहीं, उतने ज्यादा कठोर नहीं है, ठीक है, उतने ज्यादा कठोर नहीं है। जैसे पीछे हमने आपसे कहा था कि जब हमने ठोस की आपसे चर्चा करी थी कि ठोस जो है क्या है, कठोर है, असंपीड्य है, लेकिन ये नहीं, ठीक है ना। इन्हें बहने वाला द्रव अर्थात हम फ्लूइड्स भी कहते थे, जो द्रव होते हैं उनको बहने वाला द्रव कह देते हैं या तरल कह देते हैं। तरल क्या कहलाता, तरल एक प्रकार का द्रव, देखो तरल और द्रव हल्का सा डिफरेंस है, द्रव की परिभाषा हमने अभी आपको बता दी, लेकिन द्रव जो बहने वाला द्रव है वो तरल है, वो फ्लूइड है जो फ्लो करे, ठीक है। पदार्थ जो बह सके, द्रव जो बह सके, वो तरल होता है। जो द्रव बह ना पाए, गाढ़ा द्रव हो, वो तरल नहीं है, याद रखना, है? ध्यान रखना। द्रवों में जो अंतरा आणविक बल है वो उतना प्रबल नहीं होता कि कणों को प्रबलता से बांध रख सके, इसलिए कम सघनता, इनकी जो सघनता होती है कम सघनता से संपीडित होती है। द्रवों के बीच में जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड पार्ट, ठीक है ना, विच इज वाई दे आर प्रेसिबल विद लो डेंसिटी, वो कंप्रेसिबल है और लो डेंसिटी वाले, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें, हालांकि ये बल इतने पर्याप्त होते हैं कि कण जो है एक दूसरे के वातावरण से पलायन तो नहीं कर पाते, है ना, इनमें पर्याप्त गति होती है, पर लेकिन हमने कहा आयतन जो है वो निश्चित होता है। हाउएवर द फोर्सेस आर सफिशिएंट इनफ that their particles do not escape from each other's environment, thus they have adequate motion, पर्याप्त गति है, और वॉल्यूम इज डेफिनेट, आयतन निश्चित है, आकार भले निश्चित नहीं है, कि जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसका शेप ये ले लेंगे। तो वो हमने चर्चा करी आपसे द्रव की। हमने क्या समझाया, ठोस में साइज और वॉल्यूम सॉलिड में डेफिनेट है, निश्चित है आकार और आयतन, ठीक है। द्रव में, लिक्विड्स में साइज और वॉल्यूम जो है, साइज जो है अनिश्चित है और वॉल्यूम जो है वो निश्चित है। फिर आती है बात गैसेस की, फिर चर्चा करते हैं गैस। गैस में द्रव्य की ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन। इन दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, दोनों चीजें निश्चित नहीं, जिस पात्र में रखे जाएंगे उसी का आयतन, आकार और आयतन दोनों ये ले लेंगे। दे टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ देयर container in which they are placed, for example air, hydrogen, oxygen, इसके उदाहरण गैसेस के। यहाँ अगर आप इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करोगे गैस में, तो अंतरा आणविक बल बहुत दुर्बल होता है। इन गैसेस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वेरी वीक होता है, और अंतरा आणविक आकर्षण बल जब कमजोर होगा, कम ताकत से अणु एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, इसका मतलब है वो अणु जो है बहुत ज्यादा दूर दूर, कि इनके बीच ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा रहे, डिस्टेंस जो है ये ज्यादा रहे। क्यों, क्योंकि इनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या है, कम है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा कम है, तो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है ये फिर क्या रहेगा, ज्यादा, सिंपल। तो वही मैंने कहा कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है बिटवीन मोलिकुल्स जो है बहुत ज्यादा रहेगा, अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान जो है बहुत अधिक होगा, लार्ज रहेगा, ठीक है। और इसी कारण से ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती है। दिस इज वाई गैसेज आर सो मच मोर कंप्रेसिबल, मच मोर कंप्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हमने पहले ही बताया था कि गैसें जिस पात्र में रखी जाएंगी उसमें बहती हैं, अतः इन्हें भी तरल कहा जाता है,
इनको भी हम तरल कहते हैं, है ना। गैसेस फ्लो इन द कंटेनर दे आर प्लेस्ड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। देखो, क्या गैस तरल है? अब कई लोग यहाँ देखो, तरलता की अगर हम बात करें, फ्लूइड्स के अंतर्गत दोनों चीजें आएंगी, लिक्विड भी आएगा, यानी कि द्रव भी आएगा और गैस भी आएगा। ध्यान रखना ये अंतर। नहीं तो सर हम तरल पढ़ रहे थे, तरल और द्रव दोनों एक चीज है, बिल्कुल नहीं है। तरल वो है जो बहे, तरल वो है जो फ्लो करता है, तो फ्लो जो करे वही फ्लूइड है। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड तरल है, और गैस अगर फ्लो कर रही है तो वो तरल है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। कई लोग तरल और द्रव दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, याद रखिए। एक चीज और है कि अगर गैसों को आप क्या कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करने पर ये अधिक फैलती है ठोस और द्रव की अपेक्षा, क्योंकि इनमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक बल जो है बड़ा दुर्बल होता है। एडिशनली गैसेस एक्सपेंड्स मोर देन, एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड व्हेन हीटेड, दे हैव वीकर इंट्रामोलिकुलर फोर्स। बहुत वीक जो है आणविक बल होता है, तो जल्दी छूट जाता है। छोटी छोटी सी बातें थी, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो तीनों चीजें हमने आपको समझा दी। और अगर हम सार गर्भित तथ्य के रूप में चीजों को अगर देखें, ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुणों की अगर हम चर्चा करें, तो वो भी जरा यहाँ आप समझ लेना। ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण हैं, बढ़ते क्रम में है। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। छोटी छोटी कुछ चीजें समझिए। गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, तो गैस, द्रव और ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो गैस में रहेगी, उससे कम, क्योंकि इनके अणुओं में जल्दी से गति होगी। गैस में ज्यादा रहेगा, द्रव में कम रहेगा, ठोस में सबसे कम, क्योंकि ठोस के अणु बहुत, उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत तेज है। अंतरा आणविक बल जिसका ज्यादा, उसकी गतिज ऊर्जा कम। तो सबसे ज्यादा किसका है? ठोस का। सबसे ज्यादा किसका है? ठोस का है। तो ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखें। तो गतिज ऊर्जा की बात करी हमने, काइनेटिक एनर्जी की बात करी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें? फिर आती है बात घनत्व, ठोसों के अणुओं का घनत्व सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी ठोस में सबसे ज्यादा, सॉलिड में फिर सबसे ज्यादा, लिक्विड फिर उसके बाद किया। फिर अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक, क्योंकि अंतरा अणु का आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में है, तो उनके बीच का स्थान सबसे कम ठोस में रहेगा। ठीक है, सबसे कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो सबसे ज्यादा इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, तो गैस में सबसे ज्यादा रहेगा अंतराणविक स्थान, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। प्रत्यास्थता, खींचेगा कौन ज्यादा? प्रत्यास्थता किस में ज्यादा रहेगी? मतलब इतना खींचे कि टूट ना पाए, जिसके अणु सबसे ज्यादा पास होंगे, तो प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा ठोस की, फिर द्रव की, फिर गैस की। तो इलास्टिसिटी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये टाइप का क्रम रहेगा। सासंजक बल सबसे ज्यादा ठोस, द्रव और गैस के हिसाब से चलेगा। कोहेसिव फोर्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विसरण, फैलना, सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? गैस सबसे ज्यादा फैलेगी, गैस, द्रव और ठोस। डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा गैस, लिक्विड और सॉलिड, इस क्रम में चलेगा। ये जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए, है ना। कुछ और एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं, ये उदाहरण है, इनको पढ़ लीजिएगा, आपके काम में आएंगे। जैसे बाहरी बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, वो बल हटाने पर वो रबड़ अपने आप पूर्ण अवस्था में आ जाती है। इसी कारण से रबड़ को हम क्या कहते हैं? ठोस कह देते हैं। ठीक है, बेसिक गुण, बहुत सारी चीजें लिखी, तो ये पढ़ लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, जिसको हम प्लाज्मा और बीईसी की कहते हैं। तो वो संभवतः अब हम कल कर पाएंगे, क्योंकि आज समय लगभग आपका हो गया है। तो आई होप केमिस्ट्री की ये पहली क्लास मेरे सभी प्यारे साथियों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। राधे राधे, जय हिंद।